इवनिंग ऑल, कैसे हैं आप सब? आवाज जा रही है मेरी सबको? स्क्रीन शेयर किया, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक। तो आज हम लोग करेंगे पॉलिटी से कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को। तो एक नोट शेयर किया था आप लोगों को, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। ये यूपीएचएससी और एनटीए का जो पेपर 1 का यूनिट 10 है, हायर एजुकेशन सिस्टम, तो उसका भी पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है एनटीए भी, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बोला था कि 1 to 51 आर्टिकल क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इन आर्टिकल से पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 to 51 आर्टिकल्स है इस नोट्स में, और इसके साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11 है वो है, ठीक है। और उसके अलावा जो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, संविधान संशोधन है, तो उसके बारे में भी दिया हुआ है। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए। कम से कम 3 सवाल यहाँ से आएंगे परीक्षा में। और पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, वो सबसे अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, श्योर शॉट वाले, ठीक है। और अगर आपने ठीक से पढ़ लिया है इसको, तो पॉलिटी के क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो पॉलिटी के क्वेश्चन न सिर्फ नेट जेआरएफ में बल्कि यूपीएससी और बाकी जगहों भी सही हो जाते हैं। तो जिस हिसाब से आप पढ़ते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी इस सेक्शन में ज्यादा होती है। तो अगर आपने एक बार गो थ्रू कर लिया अच्छे से, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप सही भी कर पाएंगे। एनटीए के स्टूडेंट्स को भी पढ़ना है इसको, ठीक है, और हायर वालों को भी पढ़ना है। तो संविधान का अनुच्छेद 1 to 51 एक बार देखेंगे। तो भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, जिसमें भारत और उसके क्षेत्र, यूनियन और टेरिटरी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 1 क्या है? भारत का नाम और उसका संघीय रूप, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया यानी कि भारत क्या होगा? ये राज्यों का संघ होगा। तो एक होता है संघ और एक होता है परिसंघ, ठीक है। तो फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन होता है। तो परिसंघ यूनाइटेड स्टेट्स में है स्ट्रक्चर। संघ का मतलब ये होता है कि राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है, तो स्टेट्स सेंटर से सिसीड नहीं हो सकते। परिसंघ में राज्य सेंटर से अलग हो सकते हैं। तो अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, पहले भारत का नाम भी यही रख रहे थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत रख रहे थे, ठीक है। लेकिन बाद में भारत और इंडिया दोनों ही रखा गया, यूनाइटेड स्टेट्स हटा दिया गया, क्योंकि एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया गया। राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है भारत में। यूनाइटेड स्टेट में राज्य चाहे तो अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको संघ होगा। अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2, भारत में अगर कोई नया राज्य शामिल किया जाता है तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस होंगे, उसके बारे में वहां दिया हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल 3 है कि जो राज्य होंगे उनकी सीमा क्या होगी और उनका नाम कैसे बदला जाएगा। तो राज्यों की सीमाओं और नाम बदलने को लेकर के आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। आर्टिकल 4 में अनुच्छेद 2 और 3 में दिए गए परिवर्तनों का प्रावधान है। तो 2 और 3 में जो परिवर्तन किए जाएंगे वो परिवर्तन किस तरह के होंगे, इसके बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो 1 से लेकर के 4 तक भारत और उसके क्षेत्र के बारे में, राज्यों के बारे में, सीमाओं के बारे में ये सारे प्रोविजंस किए गए हैं। तो आर्टिकल 1 to 4 अगर पूछे तो बता देना है। भाग 2 में, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 है, आर्टिकल 5 to 11 है, इसमें सिटीजनशिप के प्रोविजंस दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता को लेकर के क्या क्या स्टेटस होगा, क्या चीजें होंगी, वो दिया गया। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि भारत की नागरिकता के संबंधित मूल अधिकार क्या क्या है। अनुच्छेद 6 में है कि विभाजन के बाद जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनकी नागरिकता के बारे में प्रोविजन दिया हुआ है। अनुच्छेद 7 में जो जो लोग विभाजन के बाद भारत से पाकिस्तान गए और फिर वापस भारत आ गए, तो पाकिस्तान गए और फिर लौटे, तो उन लोगों का क्या नियम होगा नागरिकता का, ठीक है। अनुच्छेद 8 किसके बारे में है कि ऐसे भारतीय जो विदेशों में रहते हैं, तो भारतीय नागरिक जो एनआरआई होते हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियंस होते हैं, ठीक है, या ओवरसीज सिटीजनशिप जो होता है, तो उसके लेकर के जो प्रावधान किया गया है 8 में दिया गया है। अनुच्छेद 9 कहता है कि किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पे भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर आप भारत के नागरिक हैं और आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपका इंडिया का सिटीजनशिप क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और जैसे ही भारत की नागरिकता खत्म होगी, तो एज ए नागरिक जो भी सर्विसेज आपको मिलते हैं वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगे।
अनुच्छेद 10 किसके बारे में है? नागरिकता जारी रखने का अधिकार। तो मोटे तौर पे आपको याद रखना है कि 5 से लेकर के 11 तक सिटीजनशिप के बारे में प्रावधान दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिलेबस में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स। तो अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के बारे में प्रावधान दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 12 और 13 डिफाइन करता है कि राज्य, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये नागरिकों को दिया गया है, किसके अगेंस्ट? राज्य के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि राज्य की मूल प्रवृत्ति क्या होती है? दमनकारी, ताकतवर, स्टेट। ठीक है। तो नागरिकों के जो अधिकार हैं वो राज्य से सुरक्षित किए जाए। अगर कोई स्टेट चाहे किसी नागरिक का दमन करना तो वो ना कर पाए, इसको इंश्योर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इन्होंने डिफाइन किया है कि राज्य, अनुच्छेद 12 में क्या है कि राज्य कौन है, तो राज्य की परिभाषा क्या होगी, ठीक है। और इसमें जितने भी सरकारी संस्थान है वो भी शामिल हैं। तो आप किसी सरकारी संस्थान में जाते हैं तो एज ए नागरिक आपके कुछ राइट्स हैं। वो संस्थान चाहे भले ही संवैधानिक हो, गैर संवैधानिक हो, आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई भी कानून शून्य माना जाएगा। ठीक। तो अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार दिया गया है। ठीक। 13 क्या है? 13 अपने आप में मूल अधिकार है। और 32 क्या है? अपने आप में मूल अधिकार है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जब संविधान सभा के जो निर्माता थे और जो फंडामेंटल राइट्स बना रहे थे, तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि केवल मूल अधिकार दिए ही नहीं जाएं बल्कि वो जस्टिसिएबल भी हों। तो ये कानूनी रूप से बाध्यकारी भी है, जस्टिसिएबल भी है, सुप्रीम कोर्ट में जाके लागू करा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स अगर कोई अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो उसके ऊपर कानूनी रूप से कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन इसमें कार्रवाई हो सकती है, अधिकार। ठीक है। तो 13 में इन्होंने लिख दिया कि जो मौलिक अधिकार होंगे, अगर कोई कानून बनता है, कोई ऐसा कानून बनता है और उस कानून की वजह से किसी भी नागरिक के मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो जिस सीमा तक प्रभावित हो रहे हैं उस सीमा तक वो कानून नल एंड वाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आर्टिकल 13 इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद आर्टिकल 14 टू 18 जो दिया गया है, ये समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है, क्योंकि आजादी के समय भारत में असमानता बहुत ज्यादा थी। तो आर्टिकल 14 टू 18, 14 से 18 तक। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता। ठीक है। सब लोग कानून के सामने क्या होंगे? बराबर होंगे, बराबर। सब लोग कानून के सामने बराबर होंगे, या इसका उल्टा करें तो कानून सबके लिए बराबर होगा। ठीक है। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 जो मूवी भी बनी थी, क्या है? भेदभाव का निषेध करना। तो किसी के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक है, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी सरकारी नौकरी में आपके साथ भेदभाव किया जाता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार है। आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो छुआछूत, अस्पृश्यता, ये सब को खत्म करना है, ये नहीं कर सकते। अगर आप किसी के साथ छुआछूत करते हैं तो इसके मूल अधिकारों का हनन है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आपके खिलाफ। ठीक है। और आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का उन्मूलन। तो जैसे सर, राय बहादुर, राजा साहब, ये सब उपाधियां खत्म कर दी गई हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग कानून के समक्ष बराबर हैं। कोई राजा साहब, बाबू साहब और राय बहादुर, सर, ये सारे चीजें नहीं होंगी। ठीक है। लेकिन इसके साथ इन्होंने दिया है कि अगर कोई शैक्षणिक उपाधि लेता है, पढ़ लिख करके अर्जित किया है, तो वो ले सकता है। जैसे डॉक्टर आप लोग लिखते हैं, प्रोफेसर लिखते हैं, ठीक है, इंजीनियर लिखते हैं, वकील साहब लिखते हैं। तो ये सारी उपाधियां दे सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिख के अर्जित किया है, तो ये दे सकते हैं। कोई व्यक्ति दूसरे को उपाधि नहीं दे सकता।
राजा धीराज की उपाधि दे रहे हैं, राजा साहब की उपाधि दे रहे हैं, पहले लोग उपाधि देते थे, उन्हें दे सकते। सॉरी, थोड़ा सा कोल्ड हो गया मुझे। ध्यान रखिए आप लोग, मौसम चेंज हो रहा है तो। आर्टिकल 19 टू 22 में क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि 6 मूल स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें बोलना, ठीक है, संगठन बनाने का अधिकार, अबाध संचरण का अधिकार, निवास करने का अधिकार, ठीक है। तो इन सारी स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं, लेकिन उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी दिया गया है। बोलने का मतलब आपको किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। अबाध संचरण का मतलब, लोगों ने कहा कि क्या हमें अबाध संचरण का अधिकार है? अबाध संचरण का मतलब हम कहीं भी जा सकते हैं। बोले हाँ, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के घर में चले जाएंगे। तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन किसी के घर में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जैसे आपका मूल अधिकार है, वैसे सामने वाले का भी मूल अधिकार है। और मूल अधिकारों में एक है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। तो किसी के घर में आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये उसके मूल अधिकारों का हनन है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। तो आपकी स्वतंत्रता का अधिकार वहीं तक है जहां तक दूसरा व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं होता है, या दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता इससे प्रभावित नहीं होती है। अगर आपकी स्वतंत्रता की वजह से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, तो वो आपका स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधियों के संरक्षण का अधिकार, ठीक। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 21, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। और आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी और हिरासत में लेने से अधिकार। तो इसमें किसी को आप अगर गिरफ्तार करते हैं तो उसके प्रोसीजर फॉलो करना होगा, उसको ले जाके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। और उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना होगा। तो इसमें गिरफ्तारी, आपको गिरफ्तार किया जाता है, जेल में डाला जाता है, तो आपके क्या क्या अधिकार हैं उसके बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 23-24 जो है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करता है। शोषण, कोई किसी का शोषण ना करे। तो आर्टिकल 23, मानव तस्करी और जबरन श्रम पे रोक। तो बधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते आप किसी से, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को पता है कि आर्टिकल 23 में अगर कोई मुझसे बधुआ मजदूरी कराता है, तो मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ। ये मेरा मूलभूत अधिकार है कि कोई मुझसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, ठीक। तो अगर घर में मम्मी बोले कि खाना बनाओ और जबरदस्ती करें, तो क्या करेंगे आप लोग? आर्टिकल 23 उपयोग कर देंगे तुरंत। बोल दो ऐसा है मम्मी, संविधान में एक अनुच्छेद है जिसपे लिखा हुआ है अनुच्छेद 23, और उसमें लिखा हुआ है कि जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। आज मेरा सोने का मूड है, तो आज मैं सोऊंगा या सोऊंगी, खाना नहीं बनाऊंगी या बनाऊंगा। अगर आपने ज्यादा जबरदस्ती किया, तो मैं सीधे कहाँ जा सकता हूँ? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। पता चला कि स्टूडेंट ने टीचर के ऊपर ही कर दिया कि सर ये हमसे जबरदस्ती पढ़ने के लिए कह रहे थे, ये जबरन श्रम है, हमारा शोषण हो रहा है। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि जो बच्चे होते हैं उनसे आप काम नहीं करवा सकते। किसी होटल में, कारखाने में अगर छोटा बच्चा काम कर रहा है, ये अपराध है, अपराध नहीं करवा सकते आप। आर्टिकल 24 में बच्चों से काम करवाने का ऐसा जो खतरनाक काम है वो नहीं करवा सकते हैं। बाकी काम करवा सकते हैं जिसमें कि पारंपरिक, जैसे किसी का पारंपरिक बिजनेस है, जैसे कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा भी छोटा सा डॉक्टर है। तो उसको बैठा देते हैं क्लिनिक पे। इस पे एक मूवी बनी थी जिसमें वो क्या करता है कि डॉक्टर होता है, अपने बेटे को ऑपरेशन करवा देता है, बेटा ही ऑपरेशन कर दिया उसका, और उसने क्या किया कि वीडियो बना के डाल दिया कि देखो मेरा बेटा ऑपरेशन कर दिया, सक्सेसफुल हो गया। कोर्ट ने तलब कर लिया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बेटा कैसे कर लिया? इसके पास मेडिकल डिग्री है? कह रहा मेडिकल डिग्री क्या जरूरत है, मैंने सिखाया इसको। कह रहे जेल में डालो उनको। बिना मेडिकल डिग्री का ऑपरेशन कर दिया इन्होंने। तो जो पैतृक व्यवसाय है उसमें थोड़ी सी आजादी दी गई है, काम हम करवा सकते हैं, लेकिन कारखानों या ऐसी खतरनाक जगहों पे बच्चों से काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, तो 25, 26, 27, 28 ये आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मूवी नेम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, कि मूवी का क्या नाम था।
मूवी का नाम कोई लॉ से रिलेटेड, जॉली एलएलबी या इस तरह की मूवी है कोई। तो इस, इस तरह की कोई मूवी है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। बता देंगे, ठीक है। जो कानून पे मूवीज बनती है वो मुझे बहुत पसंद है, मैं देखता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है उसको देख करके। तो थोड़ा सा कानून के बारे में जानकारी भी मिल जाती है, तो मनोरंजन भी होता है। मनोरंजन के साथ क्या होना चाहिए, ज्ञान भी मिल जाए। तो केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, तो साध्य हो जाता है। आर्टिकल 25, धर्म की आजादी है, आपको कोई मना नहीं कर सकता। अभी अभी एक बयान आया है कि अब मिसाई जो ईसाई मिशनरियां हैं उनको बाहर भेजना है, ठीक है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक संस्थानों को प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो कोई भी धार्मिक संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, तो वो अपना संस्थान को बना सकती है, उसका मैनेजमेंट कर सकती है, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, सर्वधर्म समभाव हैं, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखते हैं, ठीक है। और किसी भी धर्म को नहीं बढ़ाते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष हैं हम। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों पर कर नहीं लगाया जाएगा। तो पहले जैसे जजिया कर लगता था, अब नहीं लगा सकते। आप सोचे कि कोई यात्रा पे जा रहा है, उसे टैक्स लगा ले, नहीं लगा सकते। तो जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं उस पर टैक्स नहीं लगा सकते, आर्टिकल 27। और अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। तो कोई भी जो धार्मिक शिक्षा अगर लेना चाहता है तो ले सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते कि तुम ये पढ़ो वो पढ़ो, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, ले सकता है। अनुच्छेद 29 और 30 क्या कहता है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार क्या क्या है। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा करना। तो संस्कृति की रक्षा कैसे होगी, जब वो शिक्षा चलाएंगे, तो इसलिए कोई अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार है। तो मदरसे ईसाई और यहूदी सब जो लोग चलाते हैं, वो हमारे संविधान के थ्रू प्रोविजन है, चलाने का अधिकार है उनको, इसलिए चलाते हैं, कोई रोक नहीं सकता उनको, ठीक है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 30। क्यों? क्योंकि शिक्षा का समाज और संस्कृति से गहरा संबंध है। ये आप लोगों से बेहतर कौन जानता है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ी लिया आप लोगों ने। तो अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो समाज और संस्कृति कैसे बचेगी, तो समाज और संस्कृति के बारे में शिक्षा देना। मौलिक, आर्टिकल 32, मौलिक अधिकारों की रक्षा है, तो कहाँ जा सकते हैं आप, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। और इसीलिए इसको संविधान की आत्मा बोला गया है। रिट रिट याचिका के थ्रू भी इसमें आती है सारी चीजें, ठीक है। आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की जाती है, रिट पिटीशन बोलते हैं उसको, ठीक। आर्टिकल 36 टू 51। 33 वाला पेज मिसिंग है इसमें, देखा आप लोगों ने। हाँ सर, 32 के बाद 36 61 आ रहा है। ठीक, ठीक है, वैसे भी वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है नहीं, तो उसको अलग से ऐड कर देंगे। डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, इसमें मिसिंग हो गया, ऐसे ही देख लेते हैं। क्या है और क्या है। तो आर्टिकल 33 जो है, बताएंगे आर्मी में जो है, राहुल। आर्टिकल 33 आपसे संबंधित है, राहुल है क्लास में।
ठीक है, शायद आवाज नहीं जा रही होगी। तो आर्टिकल 32 नोट कर लीजिए आप लोग। आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, ये सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकार में प्रतिबंध है। तो अगर कोई आर्मी में है और वो कहे कि छुट्टी लेना मेरा अधिकार है, मेरे को जाना है घर, तो जा सकता है वो? नहीं जा सकता है। तो सशस्त्र बल जो हैं, जो आर्मी के लोग हैं, उनके कुछ मौलिक अधिकारों पे प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक। तो संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वो सशस्त्र बल या अर्धसैनिक बल या पुलिस या खुफिया एजेंसी के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। ठीक है। तो ये कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि ये देश की सुरक्षा, अनुशासन और एकता बनाए रखने के लिए। तो सेना के अधिकारी अगर कहें कि हम हड़ताल करना चाहते हैं, तो वो हड़ताल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। जैसे बाकी लोग होते हैं कि हम काम, फैक्ट्री के मजदूर या इधर उधर लोग, वो कंपनियों के लोग, वो हड़ताल पे जा सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जा सकते, क्योंकि सेना में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो खाने को लेकर के एक आर्मी ने एक वीडियो वायरल किया था, बहुत पहले की बात है, कि हमें खाना ठीक से नहीं मिलता। याद आ रहा है आप लोगों को? तो उस पे क्या एक्शन हुआ था पता होगा आप लोगों को। आर्टिकल 34 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 34 रिलेटेड है इमरजेंसी के दौरान, ठीक है, या जो मार्शल लॉ होता है उसके दौरान मौलिक अधिकारों पर क्या होगा। तो मार्शल लॉ का मतलब होता है कि देश में सेना का शासन हो गया है। ठीक है। सेना का शासन जब लगता है कि सरकारें देश चलाने में विफल हो रही हैं, या गृह युद्ध की स्थिति हो सकती है, ठीक है, या लोगों के पास हथियार आ गए हैं, आपस में मारपीट हो सकती है, तो सैन्य शासन लगाया जाता है। तो क्या करती है, उस दौरान जो संसद होती है वो नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बना सकती है। तो आपातकाल, इमरजेंसी के समय, जब सरकारी तंत्र विफल हो जाए, जैसे 1975 में आपातकाल लगा था, तो सबको उठा के जेल में ठूस दिया गया था, सबके मौलिक अधिकार खत्म हो गए थे। तो अभी आप देखेंगे 42वां संविधान संशोधन के बाद 44वां संविधान संशोधन आया, तो अभी आपको समझ पाएंगे। तो मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों पर प्रभाव, अधिकारों पर प्रभाव। और आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 ये कहता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने का विशेष अधिकार किसको है? संसद को है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने का विशेष अधिकार पार्लियामेंट को है। ठीक है, पार्लियामेंट को है। तो क्या राज्य कानून बना सकते हैं मूल अधिकार से रिलेटेड? नहीं बना सकते हैं। ठीक। तो आर्टिकल 33, 34 और 35 ये मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध और उससे रिलेटेड कानून बनाने के संबंध में। उसके बाद भाग 4 है, पार्ट 4, अनुच्छेद 36 से 51, नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये क्या है? ये सरकारों के लिए गाइडलाइंस होती हैं कि वो कानून बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखें। तो आपने देखा कि नागरिक को अधिकार दिया गया, अब यहाँ पे राज्यों को या सरकारों को अधिकार दिया जाएगा कि जब वो कानून बनाते हैं तो क्या क्या चीजें उनको ध्यान में रखनी है। तो आर्टिकल 36 क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा, ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में और आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा क्या होगी, राज्य के क्या दायित्व होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, ये सारी चीजें दी गई हैं। अनुच्छेद 37 क्या कहता है, 37, नीति निदेशक तत्व तो लागू करने योग्य नहीं है। तो कोई कोर्ट में अगर कोई राज्य 36 से लेकर 48 एक तक कोई पालन नहीं करता है और आप कहें कि मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, नहीं जा सकते आप। तो ये जस्टिसएबल है, न्याय योग्य है? नहीं है न्याय योग्य। तो पूछ लेता है कि क्या नीति निदेशक तत्व तो न्याय योग्य है?
तो बोलिए कि न्याय योग्य नहीं है। ये राज्यों के ऊपर छोड़ा गया, अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं करेंगे, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन मूल अधिकार में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 38 सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करना है, तो राज्यों को ऐसे सामाजिक और प्रशासनिक परिवेश बनाना है, ऐसे नियम कानून बनाना है जिससे समाज में सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो और समानता सुनिश्चित हो। आर्टिकल 39 समान कार्यों के लिए समान वेतन देना है और संसाधनों का समान वितरण करना है। मार्क्स याद आ रहे हैं आपको? तो मार्क्स का जवाब दिया गया है कि संसाधनों का समान वितरण करेंगे। ठीक है। आर्टिकल 39 ए निःशुल्क न्याय सहायता देना, तो फ्री लीगल एड बोलते हैं इसको, फ्री लीगल एड। तो अगर आपके साथ अन्याय हुआ है और आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप वकील कर सकें, तो सरकार आपके लिए वकील की व्यवस्था करेगी, बिल्कुल निःशुल्क, कोई पैसा नहीं देना है। पता चल गया आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा। तो जब भी लड़ना हो तो सरकार को बोलिए कि एक वकील दे दो, लड़ना चाहते हैं। तो फ्री लीगल एड की व्यवस्था है आर्टिकल 39 ए में। ठीक है। आर्टिकल 40 क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 41 क्या है कि बेरोजगार शिक्षा और बुजुर्गों के लिए सहायता करना। तो अब देखेंगे कि कई सारे राज्य बेरोजगारी भत्ता देते हैं, बुजुर्गों के लिए व्यवस्था करते हैं। तो वो क्या है, वो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। आर्टिकल 42 क्या कहता है कि श्रमिकों के लिए न्याय संगत कार्य दशाएं होनी चाहिए। तो अगर कोई मजदूर काम कर रहा है फैक्ट्री में, तो वहां पे पीने का पानी हो, वॉशरूम जाने की व्यवस्था हो और प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट हो। ऐसा नहीं कि गर्मी में मर रहे हैं, उनके लिए भी पंखा होना चाहिए। तो जो मजदूर है, काम कर रहा है, तो उसका जान नहीं निकाल लेना है, उसको भी समुचित कार्य दशाएं देनी है। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, पबैड, पब्लिक एड सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है कि क्या क्या इसमें। कई सारे थिंकर्स ने बताया कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज जिम्मेदार होती है। तो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है कि जो वहां पे काम करने वाले लोग हों उनको समुचित कार्य दशाएं हो। ठीक है। आर्टिकल 43 क्या है, मजदूरों को जीवन यापन योग्य वेतन देना है। तो राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके राज्य में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको इतना वेतन मिले कि वो जी पाए, मर ना जाए, तो जीवन जी पाए, वो इतना वेतन होना चाहिए। तो ये सरकार को सुनिश्चित करना है। और आर्टिकल 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सरकार लेके आने वाली है बहुत जल्द। तो समान नागरिक संहिता, तो सभी नागरिकों के लिए समान कोड होंगे, नागरिक संहिता होंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो। तो वन नेशन वन सिटीजनशिप वन कोड बहुत जल्दी आने वाला है ये, तैयार हो जाइए आप लोग। आर्टिकल 45 क्या कहता है, एलिमेंट्री या प्रारंभिक शिक्षा मिलना चाहिए। तो राज्य सुनिश्चित करेंगे कि उस राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों को प्रारंभिक शिक्षा मिले। तो कई सारे राज्यों ने तो 12वीं तक फ्री शिक्षा कर दिया, जैसे पंजाब में किया था। वर्तमान स्थिति क्या है देखना होगा, लेकिन बीच में न्यूज आई थी कि पंजाब ने 12वीं तक लोगों को फ्री शिक्षा कर दिया, फ्री एजुकेशन। आर्टिकल 46 जो एससी और एसटी कम्युनिटीज हैं उनके उत्थान पे बल देगा राज्य, ध्यान रखिएगा कि उनका उत्थान हो। क्यों? क्योंकि ये हाशिए के लोग हैं, इनको मुख्य धारा में लेके आना है। आर्टिकल 47 जो न्यूट्रिशन लेवल है और पब्लिक हेल्थ है उसका ग्रोथ करना है, उसको बढ़ाना है। तो राज्य में कोई कुपोषित ना हो और सबको समुचित स्वास्थ्य सेवाएं हो, ये डीपीएसपी के थ्रू राज्य का काम है। तो आर्टिकल 47 में दिया गया है। आर्टिकल 48 पशुओं की रक्षा करना, तो जो लोग गली में दौड़ते हुए कुत्तों को मारते हैं, उन्हें पता नहीं है कि उनको भी अधिकार है, मार नहीं सकते उनको अब। ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 48 में राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने राज्य में रहने वाले पशुओं की रक्षा करेंगे। ठीक है। और कानून बना करके किसी को मारा जा सकता है, ऐसे नहीं मारा जा सकता है। तो अगर कोई पशु ऐसा है जो जनहित में उसको मारना जरूरी हो गया है, तो मार सकते हैं। और आर्टिकल 48 क्या है, अपने इन्वायरमेंट की रक्षा करना, क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं बचेगा तो राज्य ही नहीं बचेगा। तो ये बाद में जोड़ा गया था आर्टिकल 48 ए कि पर्यावरण की रक्षा करिए भाई, राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है। आर्टिकल 49 और 51 किससे रिलेटेड है? 49 जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, नेशनल मोन्यूमेंट्स हैं,
राष्ट्रीय स्थल है उनकी रक्षा करना है, ये राज्य का काम है, राज्य सरकार का काम है। और अनुच्छेद 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण होना चाहिए। ठीक है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण से रिलेटेड प्रावधान किया गया है ताकि शक्तियों का पृथक्करण रहे, न्यायपालिका की निष्पक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते को बढ़ावा देना, तो हम लोग शांति प्रिय देश हैं, क्या करते हैं, शांति को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 1 to 51 हो गया, जहां से पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि जो 42वां संविधान संशोधन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 1976 में किया गया था। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इतना संशोधन कर दिया इन्होंने कि फिर से संविधान लिख दिया था एक तरह से, तो एक छोटा संविधान कहते हैं। कब हुआ था, आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय हुआ था। किसने किया था, इंदिरा गांधी, जिसको गूंगी गुड़िया बोला जाता था। इन्होंने जब गूंगी गुड़िया ने बोलना शुरू किया तो सबकी बैंड बज गई, संविधान से कबड्डी कबड्डी खेलने लगी ये। ठीक है, तो इमरजेंसी भी मूवी है ये, कंगना रनौत ने डायरेक्टरशिप भी किया, बनी हुई है, देखना चाहिए आप लोगों को। परीक्षा जिनका है परीक्षा के बाद देख लेंगे। तो संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया इसमें। क्या क्या बदलाव किए गए 42वें संविधान संशोधन में, तो परीक्षा में पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द कब जोड़े गए, तो 3 नए शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के दौरान। दूसरा, मौलिक कर्तव्य को पहली बार जोड़ा गया, तो फंडामेंटल ड्यूटीज अनुच्छेद 51 ए 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। न्यायपालिका की शक्तियों में कटौती की गई, क्योंकि इलाहाबाद कोर्ट ने इनको तलब कर लिया था, इंदिरा गांधी को, जो इन्होंने इलेक्शन में सरकारी चीजों का उपयोग किया था, तो उसके लिए तलब कर लिया था हाई कोर्ट ने, और इनको जाना पड़ा था वहां पे। तो न्यायालय इतना पावरफुल होता है कि प्रधानमंत्री को भी बुला सकता है। ठीक है, इसलिए प्रधानमंत्री जी लोग अपने हिसाब से जज नियुक्त करते रहते हैं। हालांकि इंटरफियर डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली तो कर ही सकते हैं। तो अपने हिसाब से लोगों को बैठाते रहते हैं कि कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए तो भाई भतीजाबाज रहे, बुलाए ना हमें कोर्ट में, बातचीत हो जाए। तो न्यायपालिका की शक्तियों में कटौती कर दिया गया। ठीक, क्यों, क्योंकि कोर्ट में बुला लिया था इंदिरा गांधी को। तो इन्होंने कहा ऐसा करो, इनका जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार है ना, इसको सीमित करो। तो जुडिशियल रिव्यू, ये बहुत ही बड़ा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है। तो लोगों ने कहा ऐसा है सुप्रीम कोर्ट भाई साहब, क्या क्या समीक्षा में आता है बता दो। बोले नहीं, ये मैं समय समय पे बताऊंगा। अब समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि न्यायिक समीक्षा का क्या बेसिक पर्पज है, तो उन्होंने क्या, न्यायिक न्यायिक समीक्षा का ये पर्पज है कि कोई भी कानून संविधान की आत्मा को प्रभावित ना करे। तो लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, बता दीजिए संविधान की आत्मा क्या है। तो उन्होंने कहा संविधान की आत्मा है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का मूल ढांचा। तो लोगों ने कहा मूल ढांचा क्या होता है महाराज जी, ये बता दीजिए पहले, और मूल ढांचे में क्या क्या चीजें आती है बता दीजिए। आप कह रहे हैं समय समय पे व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो टकराव चलता रहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का। अब देखेंगे अक्सर जज लोग होते हैं, आईएएस पीसीएस को बुला लेते हैं कि इधर आओ, इधर इधर, बुला के डांटते हैं उनको कस के। पुलिस अधिकारियों को बुला लेते हैं, खूब डांटते हैं उनको कस के। ठीक है, सरकार से तो थोड़ी सी गांठ रहती है, लेकिन उनको भी तलब कर लेते हैं, बोलते हैं। ठीक, तो संविधान का मूल ढांचा क्या है? इन्होंने कहा कि जैसे घर का मूल ढांचा होता है पिलर, तो अगर संविधान में कुछ संशोधन करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं आप, तो ठीक उसी तरह से कर सकते हैं। जैसे घर में चेंजेस करना है तो आप क्या कर सकते हैं, घर का कलर चेंज करवा दीजिए, दरवाजे खिड़कियां बदल दीजिए। लेकिन आप कहेंगे कि मैं घर का पिलर चेंज करूंगा, जो आरसीसी पिलर है उसको तोड़ूंगा, तो उसको तोड़ेंगे तो मकान रहेगा कि मकान खत्म हो जाएगा, क्या होगा? मकान खत्म हो जाएगा, क्योंकि पिलर जो है वो उसी पे टिका हुआ है पूरा मकान। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो संविधान का मूल ढांचा का मतलब संविधान जिस पे टिका हुआ है, संविधान के निर्माताओं ने संविधान बनाते समय जो सोच करके बनाया है, तो जो बेसिक इंटेंशन है वो। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हैं
जो एक एक आर्टिकल बनाते समय संविधान सभा के लोगों ने चर्चा किया था, वो सारा लिपिबद्ध किया गया, सब नोटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स कई खंडों में प्रकाशित है वो, तो उसको रेफर करते हैं, वहां से देखते हैं और देखते हैं कि वो आर्टिकल बनाने के पीछे संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य था। तो जुडिशियल रिव्यू ने बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं, ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा अधिकार है और इसको सीमित किया गया, ठीक। डीपीएसपी पे जोर दिया गया, सरकार को समाजवाद लागू करने के लिए अधिकार दिया गया कि समाजवाद लेकर के आओ, ठीक है। तो यह 42वें संविधान संशोधन के हुआ। इस बहुत ही विवादास्पद रहा क्योंकि केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली हो गई इसमें और नागरिक स्वतंत्रता प्रभावित हुई। तो उस समय लोगों को खूब इमरजेंसी के समय जेल में ठूसा गया। उसके बाद जब इंदिरा गांधी सरकार गई तो आई जनता पार्टी, मोरारजी देसाई बने प्रधानमंत्री। तो उन्होंने कहा जल्दी से संविधान संशोधन करो। भाई इंदिरा गांधी ने बहुत मजबूत कर दिया है केंद्र को। तो इन लोगों ने खट से तुरंत 42वें संशोधन के बाद 44वां संशोधन किया 1978 में कि जो जो चीजें बदल गई थी जल्दी जल्दी रक्षा करो। तो नागरिकों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा की। क्या किया इन्होंने, कैसे स्वतंत्रता की रक्षा की? इंदिरा गांधी ने खट से इमरजेंसी लगा दिया था। उन्होंने कहा ऐसे प्रोविजन बनाओ कि अब कोई इमरजेंसी लगा ना पाए, और लगाए तो नानी याद आ जाए उसकी। तो इन्होंने क्या किया, जो आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है उसको सख्त कर दिया नियम को। अब राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 तभी लागू होगा जब सशस्त्र विद्रोह हो या युद्ध की स्थिति आ जाए। तो अगर कोई शस्त्र निकाल के युद्ध करने लगे या बाहर से कोई अटैक कर दे देश पे, तभी इमरजेंसी लग सकती है। इसलिए 1975 के बाद अब तक इमरजेंसी नहीं लगी है, नहीं अब तक लग चुकी होती, ठीक है। तो दो स्थितियों में ही इमरजेंसी लगा सकते हैं, जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए, गृह युद्ध की स्थिति हो जाए, या बाहर से किसी देश से अटैक हो जाए, तब कर सकते हैं। उन्होंने क्या बोला था इंदिरा गांधी ने कि आंतरिक गड़बड़ी हो रही है, खतरा है, देश की एकता और अखंडता को खतरा है। लोगों ने पूछा क्या आंतरिक गड़बड़ी हो रही है, कह रही नहीं नहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, देश को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं आपातकाल लगाऊंगी। राष्ट्रपति जी ने, राष्ट्रपति जी की सहमति जरूरी थी, हड़का दिया उनको भी। अब पता है ना किसकी वजह से राष्ट्रपति बने हैं, याद है ना आपको? तो राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है भारत में? जो गांव के बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं घर के, वो बोला जाता है कि कहने के लिए घर के गार्जियन है, लेकिन शादी में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा उनमें उनकी कोई राय नहीं लेता। सारे यंगस्टर डिसाइड करते हैं कि डीजे कहाँ लगेगा, कौन सा कपड़ा पहनेगा। दादा दादी कुछ बोल दिया, अरे दादाजी आप तो खाओ और सो, अब हो गया आपका जमाना, हमें भी जी लेना दो जिंदगी। तो उसी तरह से राष्ट्रपति की हालत होती है। अब केवल कोई इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर आपातकाल नहीं लगा सकता, ये चेंज कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन में। आर्टिकल 21 को और मजबूत किया गया, और मजबूत, ठीक है। अब आपातकाल में भी कोई आर्टिकल 21 नहीं ले सकता है। आर्टिकल 21 अगर आपातकाल लग जाएगा तब भी लोगों के पास जीवन का अधिकार है, आप उनसे उनका जीवन नहीं ले सकते, ठीक है। आर्टिकल 21 को लेकर के गया। और आर्टिकल 19 फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार को भी सुरक्षित किया गया, क्योंकि इन्होंने प्रेस बैन करवा दिए इंदिरा गांधी ने। कुछ लिख नहीं सकते थे, कुछ छाप नहीं सकते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, जो जहां से बोलता था वहीं से उठवा लेते थे। और डिटेन कर दिया लोगों को। डिटेन करने का मतलब समझ रहे हैं, नजर बंद कर देना। तो एक होता है नॉर्मल गिरफ्तारी और एक होता है डिटेन करना। डिटेन तब किया जाता है जब लगे कि राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है, या जब लगे कि व्यापक जनहित में अब जरूरी हो गया है, एक बड़े जन समुदाय को खतरा हो सकता है, तब किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है। और डिटेन करने का मतलब कि पुलिस आपको कारण नहीं बताएगी, कहाँ लेके जा रही कहाँ लेके आ रही नहीं बताएगी आपको, ठीक है। उठा लेगी तुरंत और गायब कर देगी। तो इस पे एक मूवी बनी थी डिटेन वाले पे, न्यूयॉर्क करके ना। तो पुलिस इसमें क्या करती है, डिटेन कर लेती है। तो इसमें इरफान खान है और कहता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, बताओ क्यों वहां लेके जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि तुम्हें डिटेन किया गया है, डैम इट, तुम्हें अधिकार नहीं कि तुम सवाल पूछ पाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ऐसे चार्जेस हैं जो देश की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को थ्रेट है, खतरा है। तो तुम्हें गिरफ्तार किया गया है, तुम्हें डिटेन किया गया है, और डिटेन में आपके पास सारे अधिकार आपके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबको डिटेन कर लिया, जो जहां था उसे उठा के जेल में ठूस दिया सबको। कई लोगों को गायब कर दिया जो आंदोलन को आवाज दे रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कौन कहाँ है, सारे कनेक्शन खत्म, आंदोलन पूरा बिखर गया, ठीक है। तो इन्होंने कहा 44वें संविधान संशोधन में कि आप नहीं कर सकते डिटेन, आप स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं कर सकते।
तो ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए किया गया और 42वें संविधान से जो गड़बड़ी पैदा हुई थी उसको ठीक करने के लिए किया गया। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो है 86वां संविधान संशोधन, जो 2002 में किया गया और इसमें बच्चों को शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो क्या किया गया, संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। तो 21A ये मूलभूत अधिकार है। तो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार, कोई वंचित नहीं कर सकता उनको। अगर वंचित किया तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अनुच्छेद 45 बदला गया। अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों के देखभाल और शिक्षा का लक्ष्य जोड़ दिया गया। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। आर्टिकल 51 में एक नया कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है। और जिसमें माता पिता को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना अनिवार्य कर दिया गया। ये किसका कर्तव्य है, माता पिता का, कि अपने प्रतिपालक जो उनके बच्चे हैं, जो उन पे आश्रित हैं, उनको शिक्षा दिलाना आपका कर्तव्य है। ठीक है। तो 14 साल तक तो कम से कम उसको पढ़ाना ही पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। तो ये संशोधन शिक्षा के अधिकार को कानूनी और देता है। ठीक है। और 2009 में क्या हुआ, फिर राइट टू एजुकेशन लागू हुआ, आरटीई। और आरटीआई कब आया था, 2005 में। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां 78, 86वां 2002। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतंत्र का सुधारक और शिक्षा सबका हक। ठीक है। तो केंद्र शक्तिशाली समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, आपातकाल नियम, सख्त अधिकारों की रक्षा और बच्चों को मौलिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पढ़ जाइए, 3-4 बार 5 बार पढ़ जाइए। 3 क्वेश्चन कम से कम आ सकते हैं यहाँ से। और ये हायर एजुकेशन सिस्टम का भी पार्ट है। शिक्षा, संविधान में शिक्षा को लेकर के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। जब अगर आप लोग उच्च शिक्षा में, तो सारी चीज आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक पॉलिटिकल साइंस और कम से कम आर्टिकल 1 टू 51 ये एनटीए में भी पढ़ना जरूरी होता है। इस बैच में पढ़ाया जाता है कम से कम, ताकि आप लोग एक अच्छे शिक्षक बने, सारी चीजें आप लोगों को पता हो। तो संविधान में आपके मूल अधिकार क्या है, डीपीएसपी क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी ये जरूरी है कि आपके सामाजिक और राजनीतिक अधिकार क्या है वो भी पता रहे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 7 बजे से आप लोग टेस्ट दीजिए आईसीटी का, जो यूनिट खत्म हुआ है। तो टेस्ट शेयर किया जाएगा, उसको दीजिए आप लोग। तब तक जो समय बचा है रिवीजन कर लीजिए। जिन लोगों ने नोट्स नहीं शेयर किया, नोट्स बना के शेयर कर दें। जिनका एग्जाम है वो एग्जाम के बाद शेयर कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।